हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड आज हम इस सेशन में कोल्ड वॉर है इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मीन्स यूज करेंगे कि कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग कौन कौन सी मीन्स हैं इनको यूज किया गया। जब हमने कोल्ड वॉर का मीनिंग किया हमने ये कहा कि कोल्ड वॉर थी जो ट्रेडिशनल वॉर से टोटली डिफरेंट थी। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, कोल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। इसके साथ ही जो अलाइड पावर थी जिसमें यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर था, ये तीनों आपस में मिलकर एक्सिस पावर को हरा देते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही जो यूएसए है एंड सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर कह रहे हैं, इन दोनों के बिटवीन बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, वो अराइज हो जाते हैं। तो दो सुपर पावर्स अमर्ज होती हैं। इन दो सुपर पावर्स के बिटवीन जो वॉर होती है वो वॉर कोल्ड वॉर के नाम से जानी जाती है। तो जो कोल्ड वॉर थी इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? तो फर्स्ट वन इज आइडियोलॉजिकल वॉर, मीनिंग ये वॉर ऐसी थी जिसमें यूएसए है वो अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी है इसको प्रोपोगेट कर रहा था एंड यूएसएसआर जिसको हम सोवियत यूनियन कह रहे हैं ये अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहा था। तो इसमें यूएसए ब्लॉक, क्योंकि यूएसए अब अकेला नहीं था, अदर कंट्रीज थी, इन्होंने भी इनको अपने ब्लॉक में इंक्लूड कर लिया था। जैसे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी वो यूएसए ब्लॉक का मेंबर बन गई थी एंड यूएसएसआर में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी वो सोवियत यूनियन का मेंबर बन गई थी। तो इस तरह यूएसए ब्लॉक है जी कैपिटलिज्म को, लिबरलिज्म की पॉलिसी को प्रोपोगेट कर रहा था। जी कह रहा था कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन यूएसए साथ जी क्या कहते हैं, जो सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, वो रशिया में ही स्टार्ट होता है और कार्ल मार्क्स जो रशियन सोवियत यूनियन के अंदर ही प्रोपोगेट होता है। इसमें भी यही कहा गया था कि सोशलिज्म सबसे बेस्ट है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। जो सोशलिज्म है वो हमेशा ही आगे है। अगर सोशलिज्म ना हो तो जो लेबर क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, इसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो यूएसएसआर सोशलिज्म को स्प्रेड कर रहा था एंड यूएसए कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा था। अगर आप जानना चाहते हो मीनिंग लिबरलिज्म का, सोशलिज्म का, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो इसकी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिससे आप लिबरलिज्म, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं। अब नंबर 2 पर आता है मेथड्स ऑफ कोल्ड वॉर। वॉर डिफरेंट, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल वॉर की बात कर रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, इसमें कौन से मेथड यूज किए गए थे? इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हैं जिसमें हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, हमारे वेपन के साथ लड़ाई होती है। लेकिन इसमें ऐसे कोई भी मेथड नहीं यूज किए गए थे। कोल्ड वॉर है, हम कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो टू डिफरेंट ओपोनेंट थे जी कभी भी आर्मी को लेकर अपनी मिलिट्री के साथ एक दूसरे के सामने नहीं हुए थे, जी आपस में कभी डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, इसीलिए तो जी कोल्ड वॉर कहलाती है। इसमें जो मीन्स यूज हुए थे वो बहुत डिफरेंट थे, जिसमें जो अपने ओपोनेंट थे इनको बी लिटिल शो करना था, इनको हमेशा डाउन शो करना ही एक ब्लॉक की स्ट्रैटेजी रहती थी। डिप्लोमेसी को यूज किया गया, प्रोपोगंडा को यूज किया गया, स्पाइस सिस्टम है, इकोनॉमिक एड है, इन सब मेथड्स को यूज किया गया। जैसे यूज ऑफ वीडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इन सब को यूज कर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, समिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें भी क्या किया जाता था, जो ओपोनेंट कंट्री हैं इनको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो इसमें एक दूसरे को डाउन दिखाने की कोशिश की जाती थी। इसमें ये किया जाता था कि एक कंट्री अपने ही लोगों के सामने झुक जाए, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, तो ऐसे मीन्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज
वॉर विदाउट वेपन्स, जो ये कोल्ड वॉर थी इसमें कोई वेपन्स को यूज नहीं किया गया था। तो इस टाइम जो मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, जो बड़े बड़े वेपन थे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थे बहुत ज्यादा थी, बैलिस्टिक मिसाइल थे वो भी कलेक्ट किए गए थे। तो सबसे मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं उस टाइम कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये वेपन वॉर में यूज नहीं किए जाते हैं। तो ये क्यों यूज किए नहीं जाते? क्योंकि इसमें हमारा पर्पस क्या था कि जब हमारे पास मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड बड़े बड़े वेपन्स होंगे तो हमारी शक्ति को देखकर हमारा जो दुश्मन है वो भी डर जाएगा। तो ये क्या चाहते थे? ओनली वांटेड टू इंस्टिल फियर्स इन द हार्ट्स ऑफ ओपोनेंट, जो हमारे दुश्मन है उसके मन में हमारे लिए डर पैदा हो, इसीलिए वो भी वॉर में इन्वॉल्व ना हो, जिसको हम बैलेंस ऑफ टेरर का भी नेम देते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कोल्ड वॉर का पीरियड था जिसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही थी, इसी को ही हम बैलेंस ऑफ टेरर भी कह रहे हैं। तो ऐसे इसका जन्म होता है। नेक्स्ट इज वॉर लाइक सिचुएशंस। तो जो कोल्ड वॉर का पीरियड था, वॉर तो नहीं थी डायरेक्टली, लेकिन जो सिचुएशन थी ऐसे लगता थी कि किसी भी टाइम वॉर हो सकती है। तो जो सुपर पावर्स थे दे हैड नेवर डायरेक्टली फेस ईच अदर, इनका कभी भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, वो जैसी सिचुएशन कैसे क्रिएट की, इन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस हैं इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रियों में इस्टेब्लिश कर लिए। तो यूएसए ने डिफरेंट कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेस बनाए, यूएसएसआर ने डिफरेंट कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेस बनाए, जिसको देखकर लगता था कि ये सभी आर्मी की मिलिट्री की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वॉर होने वाली है, वॉर होगी या नहीं होगी। तो इसीलिए इसको वॉर लाइक सिचुएशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज फेथ इन आर्मामेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस। इस टाइम जो पीस को, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया गया, किसके थ्रू किया गया? आर्मामेंट रेस के थ्रू, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा था। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यूएसए है इसके पास न्यूक्लियर बम थे, यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर बम थे, तो अदर कंट्रीज हैं वो भी अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो कर रही थी, तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही थी। तो इस टाइम जितनी भी कंट्रीज थी, हर एक कंट्री जो मेनली 2 सुपर पावर थी, जिस सुपर पावर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, हाई एक्सप्लोसिव आर्म्स हैं, इनको तैयार कर रही थी। तो इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़े बड़े आर्मामेंट्स हैं जिससे पूरा वर्ल्ड है सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे न्यूक्लियर बम है, यूएसए ने जापान पर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिराए थे, तो इसको देखकर लगता था कि ऐसे ही बम तैयार हो सकते हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह इस टाइम बैलेंस ऑफ टेरर का जन्म होता है। पूरे वर्ल्ड को लगता है अगर इनमें से किसी ने भी एक गलत स्टेप उठा लिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड ही तबाह हो जाएगा, क्योंकि अगर एक नेशन ने न्यूक्लियर अटैक किया, अदर नेशन ने भी न्यूक्लियर अटैक करना है। अब न्यूक्लियर अटैक वाली जो कंट्रीज थी वो 5 कंट्रीज से भी ज्यादा हो चुकी थी। तो इस टाइम अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो वर्ल्ड को कोई भी बचा नहीं सकता है। तो इस तरह जो मेंटेन किया गया पीस को, वो कैसे किया गया? बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू, क्योंकि जो ये 2 ब्लॉक थे यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों ही सुपर पावर थी, दोनों ने पावर को टिल्ट नहीं होने दिया। इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर आर्मामेंट के थ्रू पीस को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इकोनॉमिक एड। इसमें जो वेपन यूज किया गया वो क्या था? इकोनॉमिक एड, मीनिंग अब जो सुपर पावर थी, इकोनॉमिक पावर भी थे, इनके पास बहुत ज्यादा मनी थी। इन्होंने जो पुअर कंट्री थी या फिर जो यूरोपियन कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गई थी, इनको अपने में मिलाने के लिए इनकी इकोनॉमिक हेल्प करना स्टार्ट कर दी। 2 यूरोपियन कंट्रीज, पुअर एंड बैकवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज, इनको क्या दी? इकोनॉमिक एड दी। तो यूएसए है, यूएसए ने मार्शल प्लान के थ्रू 13.5 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक एड दी थी, इकोनॉमिक हेल्प की थी। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अपने आप को सोशलिज्म से बचाना चाहती हैं,
तो उनको वो इकोनॉमिक हेल्प करेंगे। तो इन्होंने इकोनॉमिक हेल्प की, तो जिसका नाम दिया मार्शल प्लान। और इसके साथ ही यूएसएसआर है वो कैसे पीछे हट सकता था, तो इन्होंने भी इकोनॉमिक हेल्प की, जिसका नाम दिया मोलोटोव प्लान, जिसके अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न की यूरोपियन कंट्रीज थी, पुअर डेवलपिंग कंट्री थी, उनको इन्होंने इकोनॉमिक हेल्प की। तो इन्होंने इकोनॉमिक हेल्प कर कर इकोनॉमी से, मनी से क्या किया, अदर कंट्रीज को अपनी सपोर्ट में लेकर आते हैं। नेक्स्ट इज वॉर ऑफ वर्ड्स। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इसमें हमने वेपन्स को यूज किया था, लेकिन जो कोल्ड वॉर थी इसमें कोई भी ट्रेडिशनल मीन्स हैं, वेपन्स हैं, यूज नहीं किए गए। ये तो वर्ड्स की वॉर कही जाती है। एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस ब्लेम है वो पुट किए जाते हैं एक दूसरे को। हर एक जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट होता है, एक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था। तो इसमें क्या हो रहा था, वॉर ऑफ वर्ड्स थी। इसमें प्रोपोगंडा है वो यूज किया जाता है, मीनिंग एक दूसरे को डाउन करने का कोई भी कदम है वो नहीं छोड़ा जाता है। हर एक टाइम को यूटिलाइज किया जाता है कि कैसे हम अपने दुश्मन की रेपुटेशन को डाउन कर सके, तो ऐसे यूज किया जाता है। इसीलिए वॉर ऑफ वर्ड्स साइकोलॉजिकल वॉर कहा जाता है, जिसमें दिमाग को यूज किया जाता है किसके लिए, दूसरे को डाउन दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट। जो कोल्ड वॉर का पीरियड था इसमें किसी को भी किसी पर फेथ नहीं था। हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर सस्पेक्ट था कि जे हमारी कंट्री में आई है तो इसका पर्पस क्या है, जे कौन सी इंक्वायरी करना है, तो स्पाई सिस्टम ही माना जाता था। तो और जो कोल्ड वॉर में जो टू सुपर पावर थी जो तो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा सस्पेक्ट करती थी। दे फेल्ट दैट देयर ओपोनेंट्स वाज conspiring to harm them। उनको हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चाल चल रहे हैं, ऐसे ही अपने दुश्मन को देखा जाता था। तो ये दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बिना कुछ भी नहीं चल रहा था। एंड लास्ट वन इज डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिमेन्ड इंटैक्ट। ऑल्दो हम कह रहे हैं कोल्ड वॉर चल रही थी, वॉर ऑफ वर्ड्स थी, साइकोलॉजिकल वॉर थी, हम एक दूसरे को हर टाइम डाउन दिखा रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन आज भी डेवलप थे। हमारी एम्बेसी उस कंट्री में थी, दुश्मन की कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में थी, तो इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो इस टाइम पीरियड में खत्म नहीं हुए थे। इवन कि जब लगता था अब तो वॉर स्टार्ट होने वाली है, मोस्ट सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस टाइम भी हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसको खत्म नहीं करते हैं। इस टाइम फॉरेन ऑफिस हैं, एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, कंसुलेट्स हैं, इन सबको यूज किया जाता है फॉर मूव्स एंड काउंटर मूव्स। मीनिंग अगर हमारी कंट्री है, हमारी दुश्मन है, वो क्या करी है उसी तरह हमने भी वही एक्शन करना है, उसके मूव को काउंटर मूव करना है, एक्शन का रिएक्शन करना है। ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे थे। तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। तो इसमें जो मीन्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मीन्स हैं इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मीन्स कौन कौन से यूज किए गए थे, पहले था प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा जिसमें हम कहते हैं कि हम प्रोपोगंडा के थ्रू हम अपने दुश्मन को क्या कर रहे हैं, उसको डाउन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टू क्रिएट हेट अमंग द पीपल, हम दिखा रहे हैं, हम उसके अच्छी बातें हैं उनको भी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने सेल्फिश मोटिव के लिए की है। तो हम हर एक टाइम प्रोपोगंडा यही चला रहे हैं कि जो दुश्मन कर रहा है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, इससे किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हम हर टाइम यही कोशिश करते थे कि जो हमारा दुश्मन है उसकी हर टाइम इंसल्ट हो। प्रोपोगंडा यूज किया गया, डिप्लोमेसी यूज की गई फॉर द पर्पस टू प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ओपोनेंट कंट्री। जैसे हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, फॉरेन ऑफिस, एम्बेसी, कंसुलेट्स हैं, जी सभी क्या करते थे, ओपोनेंट कंट्री है इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो सके। इसमें हम यही कह रहे हैं कि अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारे दुश्मन के इंटरेस्ट है, जो हमारे दुश्मन को दुश्मनी है वो महंगी पड़े। तो ऐसा करने में डिप्लोमेसी भी काम कर रही थी। स्पाइंग, तो ये स्पाई सिस्टम है जिसमें हम अपने दुश्मन की जो भी मिलिट्री प्रिपरेशन है, जो भी वो
काम कर रही है उसकी स्पाई करते हैं, हम उसकी देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। तो स्पाई सिस्टम है जो आज के टाइम में राजे महाराजों के टाइम में भी यूज होता था। तो उस टाइम हर टाइप का फेयर एंड फाउल मेथड है वो यूज किया जाता है। इवन कि जो स्पाइस थे एम्बेसीज में भी रखे जाते थे। जो स्पाई थे वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन कितनी है, कहां कहां पर हो रही है, क्या मिलिट्री प्रिपेयरनेस है, ये सब कुछ स्पाई सिस्टम के थ्रू किया जाता था। जो स्पाई थे वो क्या करते थे, जो लोकल लोग थे उनके साथ अपने रिलेशंस को डिवेल्प करते थे। जो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन है वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री में सेंड करते थे। इकोनॉमिक एड, तो इसमें क्या करते थे, जो अदर नेशन है उसको अपने फेवर में करने के लिए उनकी इकोनॉमिक हेल्प कर रहे थे। एंड लास्ट वन इज पावर डिस्प्ले, मीनिंग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर दुश्मन को इसका पता होगा तभी तो उसके मन में डर पैदा होगा। हम क्या कर रहे थे, हर एक डिफरेंट ओकेजन पर हम अपनी पावर को डिस्प्ले कर रहे थे, जिससे जो हमारा ओपोनेंट है उसके मन में फियर है, डर क्रिएट हो सके। तो ऐसे मीन्स हैं कोल्ड वॉर में यूज हो रहे थे। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में नेचर एंड इसके मीन्स किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।